हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील वर्मा, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी एट CLCC का। आपका जो भी माइनर हुआ है हीट के टॉपिक का, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए थे उनके क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होंगे, है ना, क्या उनमें चीज़ें हैं, वो हम सारी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको चीजों को इजीली अंडरस्टैंड करना था। बेसिक फॉर्मूला सबको पता होता है कि जब भी किसी भी कंडक्टर से हीट करंट फ्लो होता है ना, रेट ऑफ हीट फ्लो, देन यू नो वो क्या है, H इज इक्वल्स टू, याद करिए क्या होता है, माइनस के ए डी थीटा टेम्परेचर चेंज डिवाइडेड बाय dx, है ना, याद है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो भी ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप अगर आप चेक करें तो स्लोप क्या आएगा इस ग्राफ का स्लोप आएगा क्या, डी थीटा बाय dx। ओके, सो मैं डी थीटा बाय dx को सेपरेट कर लेता हूं। देखिए, सो डी थीटा बाय dx विल बी इक्वल टू द माइनस h अपॉन के ए। ओके, हमें यह पता है सारे मटेरियल सेम है तो सबके लिए कांस्टेंट के इक्वल हो गया। सेकंड, हमें यह भी पता है कि क्रॉस सेक्शन वैरी करने से करंट चेंज नहीं होता। जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे आप पढ़ते हैं कि कोई भी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है तो ऐसा थोड़ी हो सकता है बेटा, एंटर 1 एम्पियर करेगा और एग्जिट 2 एम्पियर करेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। इट मींस सबके लिए रेट ऑफ फ्लो सेम रहेगा। तो रेट ऑफ फ्लो अगर सेम है, कांस्टेंट के सेम है, तो क्लियर हो गया क्या कि डी थीटा बाय dx विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस ए। इट मींस जहां एरिया कांस्टेंट है वहां स्लोप क्या आएगा, कांस्टेंट, बिकॉज दिस इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। देखो आप कोई भी ग्राफ का स्लोप चेक करोगे वो क्या आएगा, डी थीटा बाय dx आ जाएगा। ओके, सो सिंपली जहां स्लोप कांस्टेंट है तो देखो स्लोप कांस्टेंट है फर्स्ट वाले में, तो एरिया क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इट मींस ये इसको मैच करेगा। सेकंड, इसमें आप देखिए यहां स्लोप चेक करो, थीटा क्या हो रहा है, ये थीटा इंक्रीज, यहां स्लोप आपको पता है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहां चेक करोगे थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो यहां जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है। तो अब आप चेक कर लीजिए, जहां एरिया इंक्रीज हो रहा है वहां पर स्लोप डिक्रीज होना चाहिए। इट मींस ये इसको मैच करेगा। सिमिलरली जहां एरिया डिक्रीज हो रहा है तो स्लोप इंक्रीज होना चाहिए, ये इसको मैच करेगा। सो योर आंसर विल बी सेकंड। देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपने किया भी होगा बिकॉज ये आपको हर एक मॉड्यूल, हर एक नोट्स में मिल जाएगा। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन ऑलवेज विल बी इंक्रीज, हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो आप कोई भी 2 पॉइंट पिक करेंगे, यहां के 2 मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन, यहां के 2 मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन, यहां के 2 मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे देन डेफिनेटली दे ऑलवेज विल बी इंक्रीज, कभी भी कुछ डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, सो योर आंसर बोथ विल इंक्रीज। नेक्स्ट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बोला गया, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो आपको ऑलरेडी पता होता है बेटा कि चेंज इन वॉल्यूम, थर्मल एक्सपेंशन अपने कैसे लिखते हैं, इनिशियल वॉल्यूम गामा डेल्टा टी। तो अगर मैं यहां से गामा की कैलकुलेशन करना चाहूं, सो गामा विल बी योर, सिंपली गामा विल बी 1 बाय वी एंड यू कैन से dv बाय dt, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमें यह बात पता है PV इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल्स टू nRT में अगर P कांस्टेंट है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा T, और V अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है तो आप अगर चेक करेंगे तो dV बाय V इज इक्वल्स टू dt बाय T, डिफरेंशियल फॉर्म, है ना, डिफरेंशियल फॉर्म को इंटरचेंज करें, सो dV बाय dt विल बी इक्वल टू द V बाय T। मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं, देखो मैं dV बाय dt उसकी जगह पर पुट कर रहा हूं यहां पर क्या, सिंपली V बाय T, V to V cancel out, so simply you can say that gamma and T will be inversely proportional, or you can say answer will be your 1 by T. Clear? Next,
बेसिक क्वेश्चन है फ्रॉम Kirchhoff's law there is a ratio of emissive power and absorption power in all the bodies. याद करिए Kirchhoff's law क्या स्टेटमेंट, बेसिक स्टेटमेंट क्या होता है? Kirchhoff's law के अकॉर्डिंग एमिसिविटी एंड एब्जॉर्प्सिविटी का रेशियो जो है वो उस टेम्परेचर पर आइडियल ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर या इमिसिव कोएफिशिएंट के इक्वल होता है. सो इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर. जिस टेम्परेचर पर ऑब्जेक्ट है, अगर उसी टेम्परेचर पर आइडियल ब्लैक बॉडी रखी गई होती तो उस ऑब्जेक्ट के लिए इमिसिव और एब्जॉर्प्शन पावर का जो रेशियो होगा वो हमेशा आइडियल ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर के इक्वल आता है. ऑल्दो हमें बात पता होती है कि वो कितना होता है, 1. ये 1 होता है, इसीलिए तुम आगे याद होगा तुम्हें, आप लिखते हो कि जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर वो उतना ही अच्छा क्या है, एमिटर होता है. नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन. आपको एक पीवी ग्राफ गिवन है और पीवी ग्राफ के बेसिस पर हमें वर्क डन कैलकुलेट करके बताना है कि यहां पे वर्क डन क्या होगा. ठीक है, तो सिंपल, आप अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर सकते हैं. जैसे मैं स्टार्ट करता हूं ए से बी. फर्स्ट ऑफ ऑल ए टू बी, तो आपको पता है ए टू बी का वर्क डन ही आ जाएगा और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है. वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, यहां पर जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा. ठीक है ना, आपको पता है वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो वर्क डन नेगेटिव होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होता है. तो कितना इसका एरिया, कितना V0 और 2V0 का डिफरेंस, तो ये V0 आ गया, ये कितना आ गया P0. सो इट्स एरिया विल बी माइनस P0 V0. फिर इस वाले प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, कोई वर्क डन नहीं होगा. नेक्स्ट दिस इज द आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें वर्क डन होगा कितना, ये पूरा एरिया. तो यहां मैं शो कर रहा हूं इसमें, इस लाइन का अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो बेटा ये पूरा एरिया कैलकुलेट किया जाएगा और पूरा एरिया कैलकुलेट करें देन 2P0 2V0. सो टोटल एरिया शुड बी प्लस 4P0 V0. सो नेट वर्क डन आपको पता है, दिस इज माइनस, दिस इज पॉजिटिव, देन योर आंसर विल बी 3P0 V0 बिकॉज वर्क डन प्लस कितना है और माइनस कितना है वो हमने चेक किया है. नेक्स्ट, हाँ ये एक क्वेश्चन अच्छा समझिए. कंडीशन क्या है पहले देखिए. ए वेसल इज पार्टिशनेटेड इन 2 इक्वल हाफ्स बाय फिक्स्ड डायथर्मिक सेपरेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता होना चाहिए, डायथर्मिक का मतलब होता है दोनों तरफ टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा. एक होता है एडियाबैटिक सेपरेटर, एडियाबैटिक सेपरेटर हीट एक्सचेंज नहीं होने देता, और एक होता है डायथर्मिक सेपरेटर, वो दोनों तरफ हीट एक्सचेंज होने देता है, एक तरीके से आइडियल कंडक्टर होता है और उस कंडीशन में दोनों तरफ का टेम्परेचर सेम रहेगा. नाउ टेम्परेचर सेम है, क्या पूछा गया हमसे, देखिए सिंपली स्पीड के बारे में. तो कंफर्म हो गया बेटा यहां का टेम्परेचर और यहां का टेम्परेचर सेम है. देन अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल एल पार्ट की कौन सी स्पीड, द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इन एल. तो एल की तो आरएमएस स्पीड मींस वी आरएमएस ऑफ द एल इज इक्वलेंट टू द वी मीन ऑफ आर. तो आप इनके मास के बारे में कुछ रिलेशन पूछा गया है. आपको पता है वीआरएमएस जो होता है उसकी वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो वीआरएमएस होता है अंडर रूट में 3 kT बाय मास ऑफ मॉलिक्यूल m1. ठीक है, ये होता है वी मीन अंडर रूट 8 kT बाय पाई इंटू मास. ठीक है, यहां आपने नॉर्मली तुम क्या है 3 RT बाय मॉलिक्यूलर वेट करते हो, तो 3 RT बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है. अगर मैं उसको मॉलिक्यूल के मास में कन्वर्ट कर दूं तो आपको पता है यहां जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाएगा इंस्टेड ऑफ गैस कांस्टेंट. वो सबको बेसिक रिलेशन पता होता है. अब आप एक काम करिए, जो है इनका मास का रेशियो कुछ पूछा गया है, हमें गिवन है किसका मास, देखिए इनका मास का रेशियो, मॉलिक्यूल्स आर देन मास का रेशियो क्या है m1 m2. तो आप चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए अंडर रूट रिमूव देन योर 3 k और t कैंसिल आउट, 3m1 विल बी इक्वल टू द 8 अपॉन पाई m2. तो मुझे m1 बाय m2 निकालना है, तो m1 बाय m2 किसके इक्वल हो जाएगा, चेक करेंगे तो 3 पाई बाय 8. सो योर आंसर विल बी 4th. बिल्कुल इजी अप्रोच है. नेक्स्ट,
अगला जो क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस कांस्टेंट ऑफ प्रेशर इज गामा। ये जो न्यूमेरिकल है उसके लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये जो आपको पता होना चाहिए कि आप कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट हम किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं उसका 1/गामा टाइम्स इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना। ये जो न्यूमेरिकल है वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ये आपको याद होगा, और नहीं है तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दुरुस्त करिएगा। du इंटरनल एनर्जी का चेंज ऑलवेज विल बी डेल्टा क्यू बाय गामा फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, फॉर आइसोबारिक। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हमेशा डेल्टा क्यू जो है वो डेल्टा क्यू बाय गामा होता है। अब इसने हमसे क्या पूछा है, देखो हमसे पूछा गया कि कांस्टेंट प्रेशर पर आपने वॉल्यूम को V से 2V कर दिया, तो मुझे पता है वर्क डन क्या हो जाएगा, PdV, और PdV मींस वॉल्यूम जो चेंज किया गया है वो कहां से, V to 2V मींस वर्क डन इज PV। ओके, बट इसने आपसे पूछा क्या है, देखिए इसने पूछा है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज मैंने आपको यहां बताया। अब मुझे इस फॉर्मूले को अगर यूज करना है तो मैं जानता हूं कि डेल्टा क्यू की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, डेल्टा क्यू की जगह मैं पुट कर सकता हूं du प्लस डेल डब्ल्यू बाय गामा हो जाएगा। मुझे du चेक करना है तो मैं du यहां से चेक कर लेता हूं, मैं गामा को इधर मल्टीप्लाई करूं तो देखो गामा du इज इक्वल्स टू du प्लस डेल डब्ल्यू, वो मैं निकाल चुका हूं, कितना है PV। du को इधर शिफ्ट करेंगे, आप du चेक कर लीजिए, du चेक करेंगे तो ये आएगा क्या, PV अपॉन, इसको इधर शिफ्ट करके चेंज करेंगे देन गामा माइनस 1। सो आंसर विल बी PV अपॉन गामा माइनस 1, है ना। बट कॉन्सेप्ट क्या है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये कि आइसोबारिक प्रोसेस में जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं उसका 1/गामा टाइम्स हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसके बेसिस पर इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट, एक प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व आपको दे रखा है और प्रेशर टेम्परेचर के कर्व के बेसिस पर आपसे प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व पूछा गया है। और हमें पता है इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें 1 by 1 एक एक प्रोसेस को पिक करना होता है। जैसे यहां अगर मैं बात करूं B2C का जो प्रोसेस है, तो B2C अपने को पता है किस टाइप का प्रोसेस है, ये टेम्परेचर सेम है, तो मैं सबसे पहले चेक करता हूं कि कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल शो कर रहा है B2C जाने पर। तो ये जो ऑप्शंस है उनमें B2C जाने पर आपको पता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का जो ग्राफ बनता है वो आपने बनाया होगा, बेसिक ग्राफ होता है। ठीक है, देन उसके बाद में यहां C2A में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। देखिए आप, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इट मींस इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो दिस इज द आइसो। तो आप चेक करोगे, हां इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक थी कि ये एरो गलत है, मतलब ये एरो थोड़ा मिसप्रिंटेड है ना। तो ये एरो जो है बिकॉज A to B की बात करें तो A to B कैसा है, आइसोबारिक में भी क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, बट आपसे पूछा जाए वर्क डन, तो आप सिंपल बता सकते हैं वर्क डन जो होता है वो एरिया ऑफ PV। तो बेटा एरिया तो इंक्रीज ही करता जाएगा। अगर मैं कहूं यहां से यहां तक एरिया, अब और आगे ग्राफ बनाऊंगा तो यहां तक आया तो एरिया कम थोड़ी हुआ, एरिया और ज्यादा हो गया, यहां तक पहुंचेंगे एरिया और ज्यादा हो गया। सो यहां वर्क डन कंटिन्यूअसली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। प्रेशर डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट वर्क डन जो है वो हमेशा क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। नेक्स्ट अगला एक न्यूमेरिकल, आपको कुछ प्रोसेस दे रखे हैं, ओके, सबके लिए ऑप्शंस देखिए आप, सब में A to B मींस इनिशियल पोजीशन क्या है A और फाइनल पोजीशन क्या है B। तो हमें यह पता है जितने भी ये प्रोसेस है इन सारे प्रोसेस के लिए du क्या रहेगा, सेम, बिकॉज du इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो इस बात पर डिपेंड करता ही नहीं है कि पाथ कौन सा फॉलो किया गया है, दिस इज पोजीशन फंक्शन। ओके, अब अगर du सेम है
तो मुझे पता है किसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की होगी, वो डिपेंड करेगा वर्क डन पर। जिसका वर्क डन सबसे कम, हीट उसने सबसे कम एब्जॉर्ब की होगी, और वर्क डन सबसे कम आपको पता है जिसका एरिया सबसे कम। तो आप इस प्रोसेस को देखिए, इस प्रोसेस का एरिया पता है ये आएगा, बस ये, ठीक है। जैसे इस प्रोसेस की बात करता तो एरिया और ज्यादा हो जाता, वर्क डन और जाता, सबसे ज्यादा वर्क डन इस वाले प्रोसेस का। तो इसका मतलब है हमारा ये जो प्रोसेस है वो लीस्ट वर्क डन का है, इसका मतलब ये लीस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। सो आंसर शुड बी AFB। कौन सा होना चाहिए पाथ? AFB। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? AFB। नेक्स्ट, अगला जो न्यूमेरिकल है ना, बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है। आपसे सिंपली ये पूछा गया है, इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक है और कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल है। तो मैं किसी एक पॉइंट, जिस पॉइंट पर कॉमन पॉइंट है, यहीं से कंपेयर कर लेते हैं। यहां से अगर चेक करें, यहां से अगर अपने चेक करें, तो मैं अगर ए के लिए टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये आएगी, बी वाले ग्राफ के लिए टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये आएगा, और अब अगर मैं इनके स्लोप को कंपेयर करूं, सो दिस इज θ1 एंड दिस वन इज θ2। सो क्लियर पता चल रहा है स्लोप किसके लिए, कौन से ग्राफ के लिए ज्यादा है? बी के लिए। बी के लिए स्लोप देखिए, थीटा ज्यादा बन रहा है, स्लोप उसका ज्यादा आएगा। एंड वी ऑलरेडी नो कि अगर प्रोसेस कौन सा, ये तो dp बाई dv, इस ग्राफ का स्लोप, तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस हो, एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको पता है स्लोप आता है माइनस गामा p बाई v, और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो आइसोथर्म के लिए जो स्लोप आता है वो आता है माइनस p बाई v, मींस गामा मोर देन 1, इट मींस ये स्लोप ज्यादा होना चाहिए। दैट्स व्हाई जो b है जिसका स्लोप ज्यादा है ये होना चाहिए एडियाबेटिक प्रोसेस, और जो a है जिसका स्लोप कम है वो होना चाहिए कौन सा? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आप देख लीजिए, जो b है दैट शुड बी एडियाबेटिक और a शुड बी आइसोथर्म, ठीक है। नेक्स्ट, अपने को ये पता है कि जो स्टीफन्स लॉ है ना, सॉरी, जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? वेवलेंथ की। क्वेश्चन क्या है? ए पीस ऑफ आयरन हीटेड टू फ्लेम फर्स्ट बिकम्स रेड। तो सिंपली आपको पता है विबग्योर। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, लैम्डा जो है वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा, लैम्डा डिक्रीज होता जाएगा। ये इंफॉर्मेशन कौन देता है हमें? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है कि आप जब किसी आयरन के पीस को गर्म कर रहे हैं तो पहले वो रेड दिखाई दे रहा है, फिर और ज्यादा गर्म हुआ तो उसका कलर येलो की तरफ चला गया, बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एमिट होने वाली जो वेवलेंथ है ना, वो क्या करती जाती है? डिक्रीज करती जाती है। नेक्स्ट, एक ग्राफ है, हमें कंपेयर करना है कि इनमें से P1 P2 क्लियर पता चल रहा है, आइसोबारिक कर्व है, बिकॉज वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर किसके लिए होता है? आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। तो बेसिक अगर हमें कंपेयर करना है P1 P2 में से कौन सा प्रेशर ज्यादा है इनमें, तो अपने काम करते हैं, एक कॉमन लाइन ले लेते हैं, एक कॉमन लाइन ड्रॉ करते हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। दोनों पॉइंट के लिए मैंने क्या सेम कर दिया बेटा? टेम्परेचर। इन दोनों पॉइंट्स के लिए मैंने टेम्परेचर सेम कर दिया। PV इज इक्वल्स टू nRT। अपने को पता है अगर हमने टेम्परेचर सेम कर दिया तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली हो गए। इट मींस जहां वॉल्यूम आपको ज्यादा मिलेगा वहां प्रेशर कम मिलेगा। तो वॉल्यूम ज्यादा कौन से के लिए? देखिए, वॉल्यूम ज्यादा इसके लिए है, इसका मतलब ये जो प्रेशर है वो कम होगा। इट मींस P2 कम, P1 ज्यादा। सो P1 विल बी ग्रेटर देन टू क्या है? P2। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको किसी आइडियल गैस मिक्सचर के लिए एक रिलेशन दिया गया है। क्या रिलेशन है? PV 2/3 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, कंडीशन क्या है? बैलून एक्सपेंड्स, मींस आप वॉल्यूम को क्या कर रहे हो? वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो। वॉल्यूम को अगर इंक्रीज करोगे तो चेक करना है कि उसका उस बैलून के अंदर भरी हुई जो गैस है वो इंक्रीज, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो मैं सबसे पहले इस रिलेशन को चेंज कर लेता हूं। मुझे प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन दे रखा है, मैं इसको कन्वर्ट करता हूं किसमें? टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशन में। और इसके लिए मैं सिंपली यहां से प्रेशर को रिप्लेस कर देता हूं अकॉर्डिंग टू PV इक्वल्स टू nRT। सो मैं तो मैं इस प्रेशर को यहां से चेंज कर देता हूं। क्या?
nRT by V, V पावर 2/3 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो मेरे पास फाइनल देखिए आंसर क्या आएगा इसमें, फाइनल T और V का रिलेशन क्या आएगा अगर मैं चेक करूं तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V पावर 1/3। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, यहां V को ऊपर शिफ्ट किया, 2/3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, पावर माइनस 1/3, इधर शिफ्ट करेंगे प्लस 1/3। इट मींस अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बेटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो वहां आपको दिया गया बलून क्या है, एक्सपेंड कर रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इसमें क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, क्या कंडीशन देखिए, कंटेनर X हैज वॉल्यूम डबल देन कंटेनर Y। दो कंटेनर है, एक X और एक Y, जिनको एक कोई पतली पाइप से कनेक्ट किया गया है। इसका वॉल्यूम मैं 2V ले लेता हूं, इसका वॉल्यूम V। दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो दोनों कनेक्टेड है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम। बिकॉज गैसेस अगर बैलेंसिंग में आ गई है तो दोनों तरफ का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर मुझे गिवन है, फर्स्ट वाले का जो X है उसका टेम्परेचर है 200 केल्विन, और जो कंटेनर Y है उसका टेम्परेचर आपको गिवन है दैट इज 400 केल्विन। अब आपसे क्या पूछा गया, देखिए मास ऑफ X इज m, देन Y का मास क्या होगा। तो अपने इसके लिए PV इज इक्वल्स टू nRT लगाता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 2PV P इंटू V इज इक्वल्स टू nRT। n होता है क्या, नंबर ऑफ मोल, और वो क्या होता है, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें इसका मास m गिवन है। ओके, तो मास बाय मॉलिक्यूलर वेट nRT, और T कितना 200। सेकंड वाले के लिए अगर चेक करें तो इसके लिए PV इज इक्वल्स टू मास को मैं m डैश ले लेता हूं, मॉलिक्यूलर वेट सेम बिकॉज गैसेस सेम है, R एंड टेम्परेचर कितना 400 केल्विन। ओके, अब आपको m डैश की वैल्यू m की टर्म्स में निकालनी है, तो अपने चेक करें, इक्वेशन 1/2 कर देते हैं। इक्वेशन 1/2 करें तो यहां पर आएगा 2, यहां 1/2 करेंगे तो क्या आएगा m/m डैश, यहां चेक करेंगे तो क्या है 200/4 कितना आ जाएगा 1/2, तो m डैश की वैल्यू आप निकालेंगे तो m/4, सो आंसर विल बी m/4। थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूला होता है जो आपको पहले भी पता होगा। ठीक है, जब भी आप कभी भी दो अलग अलग रॉड्स को सीरीज में कंबाइन कर देंगे, तो अगर इसकी लेंथ है L1 और इसका एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है α1, इसकी लेंथ है L2 और इसका थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है α2, तो पूरे रॉड के लिए इफेक्टिव जो अल्फा होता है उसका सीधा फॉर्मूला α1 L1 प्लस α2 L2 अपॉन L1 प्लस L2। वैल्यूज पुट कर दीजिए। α1 फर्स्ट वाले के लिए दे रखा है आपको, देखिए क्या अल्फा एंड L, तो फर्स्ट वाले के लिए क्या हो गया अल्फा एंड L। सेकंड वाले के लिए क्या है 2 अल्फा मींस 4 अल्फा L डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 कितना 3L। सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा 5/3 अल्फा। ये आपके पास में इफेक्टिव जो है वो इसका अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट, मेटल रॉड मींस दोनों एक जैसे मटेरियल है। ठीक है, जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर पूछा गया है। हमें एक बात पता है, जिस रेट से हीट एंटर करेगी बेटा उसी रेट से हीट एग्जिट होगी। और हमने थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हीट करंट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होते हैं तो उनमें क्या चीज कॉमन होती है, करंट। एग्जैक्टली यहां पर भी क्या चीज कॉमन रहेगी, करंट जो है वो कॉमन रहेगा। कौन सा, थर्मल करंट। ओके, सो मैं ये कह सकता हूं फर्स्ट के लिए H1 और सेकंड के लिए H2 क्या होगा, सेम हीट करंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, कांस्टेंट के एरिया 2A डेल्टा टी मींस अगर जंक्शन का टेम्परेचर में T ले लूं तो यहां का टेम्परेचर का डिफरेंस कितना 100 माइनस T डिवाइडेड बाय लेंथ 1 मीटर है तो मैं 1 ले लेता हूं, इज इक्वल्स टू H2। तो H2 की वैल्यू चेक करें तो कांस्टेंट क्या है, सेम मटेरियल, तो कांस्टेंट के एरिया क्या है A डेल्टा T, तो अब की बार इसके लिए T माइनस 70 एंड डिवाइडेड बाय लेंथ क्या है वो भी 1 है, इसमें भी 1 और इसमें भी 1। तो अब आप चेक कर लीजिए, कैंसिल आउट करें तो ये Ka कैंसिल आउट, 200
2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 200 2t, इधर चेक करें t माइनस 70, शिफ्ट करें 3t, इसको इधर शिफ्ट करें 270, देन t सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो 90 डिग्री सेल्सियस होगा, वो जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर हो जाएगा। सिंपली हीट करंट सेम रहेगा दोनों में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और मटेरियल सेम है, इसलिए हमने के भी क्या यूज किया है, सेम यूज किया है। नेक्स्ट क्या कंडीशन गिवन है इसमें, हमें यह गिवन है कि जब आपने इस तरह से दो कंडक्टर को आपने कंबाइन किया तो हीट फ्लो कितना, 10 कैलोरी हीट फ्लो होने में कितना टाइम लगा, 2 मिनट। तो मैं इसके लिए फॉर्मूला अगर लिखूं तो हीट जो फ्लो हुआ दैट इज 10 कैलोरीज, कितने टाइम में, 2 मिनट में। H ये क्या बन गया, H रेट ऑफ हीट फ्लो, है ना, वही थर्मल करंट बन गया, ओके। और हमें पता है H इक्वल टू क्या होता है, KA, तो कांस्टेंट K, एरिया A, डेल्टा T वही 0 और 100 है, तो क्या हो जाएगा, ये 100 एंड ये है, तो रेट ऑफ डायरेक्शन जो है वही होगी, ठीक है। तो डेल्टा टी के लिए मैं सीधा डेल्टा टी ले लेता हूं, वही 100 और 0 है, 100 एंड 0 डिवाइडेड बाय लेंथ, अगर ये L ये L तो लेंथ कितना, 2L। सेकंड, इस केस में मान लीजिए वो 10 कैलोरी को हमें ट्रांसफर करने में टाइम लग गया T। सेकंड केस में वो कह रहा है आपको 10 कैलोरी ही ट्रांसफर करनी है, बट उसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर यहां कैलकुलेट करें तो कांस्टेंट K, एरिया डबल हो जाएगा 2A, वही 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाय L, अब की बार ये L, ठीक है। अब आप इक्वेशन 1/2 है वो करके चेक कर सकते हो। तो इक्वेशन आप 1/2 जब पुट करोगे तो आपके पास में T जो आएगा वो 1/2 मिनट आ जाएगा। 1/2 का मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 0.5 मिनट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, एग्जैक्टली यही है। देखिए आप इसको अगर चेक करेंगे बेटा, सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा V इज इक्वल्स टू V डेल्टा T। इट मींस ये किसके सिमिलर हो गया, एग्जैक्टली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट जो गामा होता है, एग्जैक्टली उसी के सिमिलर है। तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो वहां जो गामा आया था वो 1/t आया था, हमने सॉल्व किया था इसको, है ना, 1/t आया था। तो यहां पर अगर ग्राफ बनाना चाहोगे इसमें और इसमें तो कैसा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें गामा की जो वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, 1/t। यहां भी अगर आप देखोगे तो द डेल्टा इज एक्चुअली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155। Two identical bodies are made of the material which heat capacity increases with temperature। देखिए अब इसको ऐसा समझिए, नॉर्मली क्या होता है, जो हीट कैपेसिटी होती है, जैसे हम न्यूमेरिकल्स में लेते हैं, जैसे वाटर की स्पेसिफिक हीट आपसे पूछी जाए तो वाटर की स्पेसिफिक हीट हम नॉर्मली बता देते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। बट एग्जैक्टली देखा जाए तो टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक हीट इंक्रीज करती है। इंक्रीज करने का मतलब, अगर आपको किसी चीज का टेम्परेचर 10 to 11 करना है और 90 to 91 करना है, तो इस केस में आपको ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ स्पेसिफिक हीट इंक्रीज करती है। तो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि दो ऑब्जेक्ट है, एक का टेम्परेचर है 0 और एक का टेम्परेचर है 100, और स्पेसिफिक हीट है ना, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब जब आप कॉन्टैक्ट में लेके आओगे तो अगर दोनों की स्पेसिफिक हीट सेम होती तो जितना ये रिलीज करता उतना ये एब्जॉर्ब करता, और लास्ट में इनका टेम्परेचर कितना हो जाता, 50 डिग्री सेल्सियस। एक जैसे ऑब्जेक्ट है, सब कुछ सेम है, एक 100 पर है एक 0 पर है, कॉन्टैक्ट में लेके आते तो एक हीट लूज करता दूसरा एब्जॉर्ब करता, दोनों बिल्कुल मिड में आ जाते। बट यहां प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि यहां हीट ज्यादा चाहिए होती है क्योंकि स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, हीट कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो अब जब वो 100 से 50 की तरफ आएगा तो बेटा वो रिलीज करेगा, मान लो डेल्टा Q2। ये जो 0 से 50 जाएगा ये एब्जॉर्ब करेगा डेल्टा Q1, और आपको पता है डेल्टा Q2 ज्यादा होगा। डेल्टा Q2 अगर ज्यादा है तो फाइनल टेम्परेचर 50 नहीं होगा, क्योंकि 50 पर पहुंचने के बाद भी इसने ज्यादा रिलीज की है,
तो कुछ हीट अभी भी रिमेनिंग रहेगी। इट मींस आपका टेम्परेचर 50 से थोड़ा आगे चला जाएगा, ठीक है ना। या आप ऐसा कह सकते हो कि इसको 50 तक आने के लिए जितनी हीट चाहिए ये उससे भी ज्यादा रिलीज करेगा 50 तक जाने में। तो जब ये दोनों 50 पर पहुंच जाएंगे तो कुछ हीट हमारे पास एक्स्ट्रा रिमेनिंग बचेगी, जो कि फाइनल टेम्परेचर को क्या है 50 से ज्यादा कर देगी। और ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज यहां स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मींस यहां स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, यहां स्पेसिफिक हीट कम है। नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। आपको पता है VRMS जो होता है वो होता है √3RT बाय मॉलिक्यूलर वेट, और V साउंड, किसी भी गैस में साउंड की जो स्पीड है वो होती है क्या, गामा RT बाय मॉलिक्यूलर वेट। सो फाइनली आप चेक करोगे तो ये √3 बाय गामा, ये हमारे पास क्या है फाइनल आंसर आ जाएगा VRMS। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो √3 बाय गामा। नेक्स्ट, गामा की वैल्यू देके डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया है, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड गामा। सो गामा इज इक्वल्स टू होता है 1 + 2 बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ गामा आपको गिवन है कितना, 9/7, 1 + 2 बाय f। सॉल्व करेंगे, इसको शिफ्ट करें तो 2/f जो है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 2/7 बन जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के देखोगे तो कितनी आ जाएगी, 7 नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इस गैस की हो जाएगी। सो आंसर विल बी 3rd। नेक्स्ट, Cp - Cv, सबको पता है Cp - Cv। तो अब कंफ्यूजन आपको होगा इन दो ऑप्शंस में, Cp - Cv = R या Cp - Cv = R/m। तो इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां क्या बोला गया है वो देखिए। आपसे पूछा गया पर यूनिट मास, मींस स्पेसिफिक हीट जो है ना वो पर यूनिट मास है। तो नॉर्मली बेटा जो Cp - Cv = R तुम लिखते हो तो वो होता है पर मोल। अगर आप पर यूनिट मास के लिए जाओगे तो मोल की जगह आप क्या लिखोगे, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो जब आप चेक करोगे तो इसका आंसर जो है फर्स्ट नहीं होगा बेटा, क्या होगा, सेकंड। पर मोल की बात की जाती तो अलग आंसर आता। यहां पर आपसे पूछा गया पर यूनिट मास पूछा गया है, दैट्स व्हाई वी विल डिवाइड विद द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट गैस। नेक्स्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एयर in tire tube at 27 at 18 respectively and suddenly tube burst हो जाती है। suddenly it means sudden process कौन से होते हैं, एडियाबैटिक। अचानक कोई भी प्रोसेस होगा वो एडियाबैटिक होगा। ओके, अब नेक्स्ट, प्रेशर और टेम्परेचर। तो PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। जब आप उसको इंटरचेंज करते हैं तो प्रेशर 1 - गामा, टेम्परेचर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आपके पास में एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन होता है। अब पहले टेम्परेचर था 27 डिग्री मींस 300 केल्विन और वॉल्यूम प्रेशर कितना था, 8 एटमॉस्फेरिक। तो मैं यहां प्रेशर नोट करता हूं 8 एटमॉस्फेरिक। 1 - गामा, गामा है 3/2, तो 1 - 3/2 करेंगे तो 1 - 3/2 अपने करेंगे तो चेक करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। ओके, फिर टेम्परेचर है 300 केल्विन, पावर गामा 3/2। ट्यूब ब्रस्ट हो गई। ब्रस्ट होने का मतलब फाइनली प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में रखी है तो 8P0 है वो डिक्रीज करके उस गैस का क्या हो जाएगा, जो उस ट्यूब में गैस भरी हुई थी उसका पहले प्रेशर था 8 एटमॉस्फेरिक, और जैसे ही वो फाइनली एटमॉस्फेयर में आ जाएगी तो उसका प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक मतलब 1 atm। तो अब बाद का प्रेशर कितना, 1, और बाद का टेम्परेचर आपसे पूछा गया है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि T की वैल्यू हमारे पास में कितनी निकल के आएगी। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 8 पावर हो जाएगा 1/2 माइनस में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए क्या, 300 पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, इसको अपोन में ले चलते हैं तो 8 पावर प्लस में 1/2। इस तरफ चेक करें तो ये T पावर 3/2 और यहां ये 1 की पावर 1/2 माइनस में होगी, अपोन में ले चले तो 1 की पावर प्लस में 1/2 मींस √1 हो गया। ठीक है, √1 आपको पता है 1 हो जाएगा। ये आप चेक करोगे तो कितना आ जाएगा,
8 के लिए कितना 2√2, या फिर पूरी कैलकुलेशन 1/2 को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आप चेक करेंगे तो t इज इक्वल्स टू आपके पास में कितना 300/2 है ना। सॉल्यूशन पावर 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल क्यूब बचेगा। तो यहां पर आप चेक करोगे तो यहां रूट क्यूब आ जाएगा, तो रूट क्यूब का मतलब 2, आंसर कितना 150 केल्विन। ठीक है, सॉल्यूशन आप कर लोगे इसमें, तो ये आंसर आपके पास में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट डायटोमिक गैस एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज आपको डिस्कस की थी कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हम कोई हीट सप्लाई करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर हम कोई भी हीट सप्लाई करते हैं, तो उसका 1/γ टाइम्स किस में जाता है, इंटरनल एनर्जी में। तो देखिए इनका रेशियो अगर मैं लिखूं तो ये डायरेक्ट डेल्टा क्यू, इंटरनल एनर्जी डेल्टा क्यू बाय गामा, और डायटोमिक का गामा कितना 7/5। ठीक है, और वर्क डन तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है वो होता है डेल्टा क्यू बाय गामा। डेल्टा क्यू को वर्क डन में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा यू प्लस डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय गामा। ओके, मैं चेक करना चाहता हूं कि डेल डब्ल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, डेल डब्ल्यू जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, या फिर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूं इसकी टर्म्स में, तो देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डी यू की जगह लिखा जा सकता है डेल्टा क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। अब यहां से मैं डेल डब्ल्यू और डेल्टा क्यू का रिलेशन निकालता हूं, तो यहां से अगर रिलेशन निकाला जाए तो देखिए डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा क्यू बाय गामा इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू। तो डेल डब्ल्यू की जगह देखो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल डब्ल्यू की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, डेल्टा क्यू 1 - 1 अपॉन गामा। चेक कर लीजिए आप, देखिए यहां से, तो अब यहां डेल्टा क्यू कैंसिल आउट, तो 1/5/7, यहां 1 माइनस, यहां मैं पुट करूंगा 1 - 5/7, तो यह आएगा आपके पास में 2/7, या फिर इस रेशियो को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं, देन 7, 5 and 2, तो 7, 5 and 2 ऐसा अपने पास में सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपको एक ग्राफ गिवन है V और T। इंपॉर्टेंट चीज, इसमें तुम प्रेशर कांस्टेंट मत कर देना, ये आंसर मत कर देना, बिकॉज ये ग्राफ बेटा ओरिजिन से नहीं जा रहा है। देखो आप ध्यान से, ये ग्राफ ओरिजिन से नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर ओरिजिन से जाता तो फिर ये आइसोबारिक प्रोसेस हो जाता, फिर आप कह सकते थे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बट हां ये जरूर है कि आप ये कह सकते हो कि अगर मैं यहां 2 ग्राफ बनाऊं, ये देखो मैंने 2 ग्राफ प्लॉट किए। ठीक है, अगर 2 ग्राफ प्लॉट किए तो मैं चेक करना चाहता हूं कि कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, कौन सा प्रेशर कम होगा। तो यहां सेकंड पॉइंट का प्रेशर P2 है, तो मैं एक बार के लिए इस पॉइंट के प्रेशर को ले लेता हूं P2 और इस वाले पॉइंट के प्रेशर को ले लेता हूं P1। तो अभी थोड़ी देर पहले भी एक न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था कि जब भी इस तरह की चीजें, अब देखो ये आइसोबारिक है, इनके इस पूरे का प्रेशर P2 और इस पूरे का प्रेशर P1 है, बिकॉज ये आइसोबारिक है, ओरिजिन से जा रहे हैं ग्राफ। इस दोनों ग्राफ के लिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, T। ओके, तो अब मैं चेक करता हूं